हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट पीजी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड आई होप आप लोग बहुत एनर्जी और बहुत एंथुजियाज्म के साथ अपने प्रिपरेशंस में लग गए होंगे। इस प्रिपरेशन में अन अकेडमी आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा। आज से यानी 6 जुलाई से एक न्यू अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स। आप इन अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग द कोड PSING10। आप इस रेफरल कोड को यूज करके इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लैट पीजी में अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स, सभी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमेंडमेंट्स यानी कि रीसेंट अमेंडमेंट, और रीसेंट अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है जैसे आपका एग्जाम 2023 3 दिसंबर को कंडक्ट हो रहा है, इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ 2023 के ही अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। रीसेंट अमेंडमेंट का मतलब है आपको 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं टिल डेट, आपको उन सभी को डिटेल में पढ़ना है। आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिकली 2020 से लेकर अभी तक कितने जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, मेजर एक्ट्स में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, जितनी न्यू लेजिस्लेशन एक्ट और बिल पास हुए हैं, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ 2021। 2021 में जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, आज हम उन मेजर अमेंडमेंट्स पर ही डिस्कशन करेंगे। So let's start with the Information and Technology Rules. IT Act में एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट हुआ था in the year 2021. Now, the Ministry of Electronics and Information Technology, जिसे शॉर्ट फॉर्म में METI भी कहते हैं, has released an amendment to the IT Rules 2021 to regulate online real money games. मनी गेम्स, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे गेम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे और उनकी वजह से ऑनलाइन सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में, साइबर सेक्टर्स में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आईटी रूल्स 2021 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए। नाउ व्हाट वर दोस अमेंडमेंट्स? नंबर 1, द I&B मिनिस्ट्री, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, objected to recent instances of mainstream English and Hindi newspaper carrying such advertisements and warned of legal action for non-compliance. सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने सभी जो मेन स्ट्रीम इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स है उन सब में इस टाइप के जो रियल मनी गेमिंग है उनकी एडवर्टीजमेंट करनी बिल्कुल स्टॉप कर दी और स्ट्रिक्टली वार्न किया कि अगर इस रूल का कंप्लायंस नहीं हुआ तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज रियल मनी, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के थ्रू बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे थे, बच्चों के साथ बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे। देयर वाज रिलीजियस धर्म परिवर्तन वाला जो मैटर है वो भी इन्हीं चीजों के थ्रू आ रहा था। तो 2021 में ही गवर्नमेंट ने इस चीज पर ध्यान दी और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के से फ्रॉड जो हो रहा था, मनी से रिलेटेड फ्रॉड भी हो रहे थे, उन सबको स्टॉप करने के लिए सबसे पहला और सबसे मेजर अमेंडमेंट उन्होंने ये किया कि न्यूज़पेपर पर इस टाइप के एडवर्टीजमेंट पर उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेटी ने लिया, दैट वाज मेटी अमेंडेड टू द आईटी रूल्स रिक्वायर्स रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स to register with a self-regulatory body, that is SRB, to determine whether the game is permissible. अभी आईटी एक्ट के अंडर ये रूल स्टार्ट हुआ कि किसी भी ऑनलाइन रियल मनी गेम को ऐसे ही आप मार्केट में अवेलेबल नहीं करा सकते हो, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यू मनी रियल मनी गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगी और उस बॉडी, वो जो बॉडी है, दैट बॉडी विल डिसाइड कि ये जो गेम है वो परमिसिबल है या नहीं, यानी इसमें जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए गए हैं, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, ये पब्लिक के साथ फ्रॉड तो नहीं करेगी पैसे लेकर के। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक
सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी और ये बॉडी ही डिटरमाइन करेगी कि इस गेम को परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और 3 सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज जो है वो बनाई जाएगी। ये अमेंडमेंट किया गया था आईटी रूल्स में। Games that are not deemed permissible may not get protection under the amendment. अब वो गेम्स जो परमिशेबल नहीं है, एसआरबी ने अगर उन गेम्स को रिजेक्ट कर दिया है तो उन्हें इन अमेंडमेंट्स के अंडर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगी, मार्केट में रेगुलेट नहीं किया जाएगा। And states may take action against them for being gambling or betting platform. ऐसे गेम्स को स्टेट उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उन पर गैम्बलिंग या फिर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के कैटेगरी के अंडर उन पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, उन पर जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है। सो आईटी एक्ट में, आईटी रूल्स 2021 में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड ये मेजर चेंजेस हुए थे ना। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो हो सकता है आपको आईटी से रिलेटेड कोई एक पैसेज दे दिया जाए, ओके, जिसमें ऑनलाइन रियल मनी रिलेटेड गेम से रिलेटेड कुछ प्रोविजन उसमें मेंशन हो, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुए हैं आईटी एक्ट में वो कौन से ईयर में हो, तो 2021 में हुए। सेकेंडली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज किए गए थे, तो ये आईटी एक्ट, आईटी रूल्स 2021 में ये अमेंडमेंट्स किए गए थे। सेकेंड, आपको मिनिस्ट्री का नाम भी पूछा जा सकता है कि इन्हें कौन रेगुलेट करता है, तो इन्हें रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एसआरबी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज एसआरबी, कितने एसआरबी बनने की बात हुई है, और या फिर इन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को परमिशन कौन देगा, तो ये परमिशन देगा एसआरबी, ठीक है। और नेक्स्टली ये भी पूछा जा सकता है कि इन गेमिंग को अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो स्टेट उनके अगेंस्ट इन दो कैटेगरी में जो लीगल एक्शन है वो ले सकती है। पहला है गैम्बलिंग और दूसरा है बेटिंग प्लेटफॉर्म। सी, देख लिया आपने, आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन अमेंडमेंट से हमें डिटेल में अप टू डेट रहना जरूरी है कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। अगर आपको मैटर पता है कि अमेंडमेंट क्यों हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट हुआ है, अगर ये बेसिक नॉलेज आपको है तो इन रिसेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली और विद इन करेक्ट टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, और उनको फटाक से आप इन्हें आंसर कर पाओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट हुआ था इन द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के लिए। See, on 11th August, the General Insurance Business Amendment Bill 2021 was passed by the Parliament. अब हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट में ही फ्रेम हो जाता है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के थ्रू कब पास किया गया था, तो ये पास किया गया था इन द ईयर 2021। ना अब इस बिल के क्या क्या मेजर फीचर्स हैं। It will allow the government to cut its share in the public sector insurance companies, paving the way for more private sector participation. अब इस बिल में ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में अपनी जो भी शेयर्स है उन्हें धीरे धीरे कट करेगी, सो दैट प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस में अपने पार्टिसिपेशन कर सके, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके ये प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये मेजर बिल जो है वो पास किया गया था। The bill has proposed amendments to the General Insurance Business Nationalization Act 1972। अभी 2021 तो न्यू बिल पास हुआ, बट इसका मेजर बिल कौन सा है, मेजर एक्ट कौन सा है जिसमें ये अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो जो मेन एक्ट है वो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। अब आपसे ये भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से कि ये जो नेशनल इंश्योरेंस बिल अमेंडमेंट जो 2021 में आया वो उसका जो मेन एक्ट है वो कौन सा है, तो आपको बेसिकली इस ईयर को याद रखना पड़ेगा कि जो मेजर एक्ट है वो 1972 का है और 2021 में ये जो अमेंडमेंट बिल है वो आया था। The bill removes the mandatory provision of 51% shareholdings of the central government in the general insurance companies of India,
नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इस बिल से पहले इन सभी इंश्योरेंस कंपनीज में सेंट्रल गवर्नमेंट की 51% होल्डिंग तो पक्की थी, इट वॉज मैंडेटरी। लेकिन इस बिल के बाद इस मैंडेटरी प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन सेक्टर्स पे अपने शेयर होल्डिंग्स को कट कर देगी, अपने शेयर्स को कम कर देगी, सो दैट जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा इन एरियाज में पार्टिसिपेट कर सके, इंश्योरेंस एरियाज में ये पार्टिसिपेट कर सके। तो गवर्नमेंट ने ये 51% शेयर होल्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी उसने कौन कौन से कंपनी से रिमूव करी, तो इन इंश्योरेंस कंपनीज के नाम भी आपको याद रखने होंगे। द फर्स्ट वन is the General Insurance Corporation of India, then the National Insurance, New India Assurance, Oriental Insurance and United India Insurance Companies। तो इन सब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 51% की जो मैंडेटरी होल्डिंग थी उसे कट डाउन कर दिया, रिमूव नहीं किया कंप्लीटली, बट वो परसेंटेज जो 51% मैंडेटरी था उसे कट कर दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन एरियाज में डेवलप कर सके, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। ओके Now, जो next major amendment हुआ था in the year 2021, it was related to the Limited Liability Partnership Amendments Act 9 of 2021. So on 9th August, the Parliament has passed the Limited Liability Partnership Amendment Bill in the year 2021. The bill seeks to amend the अब इसमें भी सेम क्वेश्चन अगर देखो तो जो मेजर एक्ट है जिसमें ये अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो मेजर एक्ट है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का। ठीक है, इस 2008 वाले एक्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल ऐड हो रहा है 2021 का। Now, the bill converts certain offences into civil defaults and changes the nature of punishment of these offences. अब ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें क्या मेजर चेंजेस किए गए, तो सबसे पहला मेजर चेंज ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस मेंशन किए गए थे 2008 वाले एक्ट में जो कि क्रिमिनल थे इन नेचर, उन डिफॉल्ट्स को सिविल नेचर में कन्वर्ट कर दिया गया जिसकी वजह से उनकी जो नेचर ऑफ पनिशमेंट थी वो भी चेंज कर दी गई। ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉज हमने पढ़े हैं, सिविल लॉज भी पढ़े हैं, तो क्रिमिनल लॉज के जो भी पनिशमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं देन द सिविल लॉज। सिविल लॉज में पेनल्टी डैमेजेस होते हैं, इंजंक्शन होते हैं, ये सब रेमेडीज अवेलेबल होती है, बट हम क्रिमिनल लॉज की बात करें तो उसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन होता है, फाइन का प्रोविजन होता है। तो जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में जो भी ऑफेंसेस थे यानी जो डिफॉल्ट थे उन्हें क्रिमिनल से हटा करके जब सिविल कर दिया गया तो जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली इन ऑफेंसेस की चेंज हो गई। तो यही चेंजेस इस बिल में किए गए थे। इट ऑल्सो डिफाइंस स्मॉल LLP, provides for the appointment of certain adjudicating officers and establishment of special courts. इस न्यू बिल में स्मॉल LLPs को भी स्पेशल स्टेटस मिला, स्मॉल LLPs को सेपरेटली डिफाइन किया गया और इसमें कुछ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की भी बात कही गई और साथ ही स्पेशल कोर्ट्स की स्टैब्लिश करने की भी बात कही गई। जैसे कि जो छोटी छोटी ट्राइब्यूनल्स हमने देखे हैं बहुत सारे केसेस में, जैसे कंपनी लॉ के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, कंज्यूमर केसेस के लिए हमारा कंज्यूमर कोर्ट्स है, देन एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस के लिए हमारे पास NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, तो और डेप्थ रिकवरी के लिए हमारे पास DRT है, डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो इस तरह से छोटे छोटे स्पेशल कोर्ट्स जो है, ट्राइब्यूनल्स जो है वो बनाए गए हैं फॉर द स्पीडी ट्रायल। तो इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल में भी यही कहा गया कि इन सब मैटर से यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट है, तो इन्हें भी सॉल्व करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए और इनके जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है वो सेपरेटली अपॉइंट होने चाहिए, सो दैट इनका भी इससे रिलेटेड अगर इनमें भी किसी टाइप का डिस्प्यूट है तो उनका स्पीडी ट्रायल हो सके और वो जनरल सिविल कोर्ट्स के थ्रू अगर इन प्रोसीजर्स को, लीगल रेमेडीज को फॉलो करने जाते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इट विल हेल्प स्टार्टअप्स, LLP प्रोफेशनल्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
इस बिल के अमेंडमेंट से न्यू स्टार्टअप्स को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनके जो डिस्प्यूट्स हैं अगर वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे तो वो जल्दी से बैक टू वर्क हो पाएंगे और अपने काम को फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे। बट जनरली अगर किसी एक मैटर को लेकर के वो कोर्ट में फंस जाते हैं और कोर्ट की जो लेंथी प्रोसीडिंग्स है उसमें जाने में तो उसमें उनका कंपनी का काफी लॉस हो जाता है। तो इसी चीज को रिमूव करने की बात की गई इस न्यू बिल में। अगर ये लीगल इश्यूज जो रिमूव हो जाएंगे, लीगल ऑब्स्टिकल्स, तो जिससे स्टार्टअप्स को काफी हेल्प मिलेगी और नए नए स्टार्टअप्स इजीली हैसल फ्री स्टार्ट हो पाएंगे। एलएलपी प्रोफेशनल्स को डेवलप मिलेगा, क्योंकि जब आप एलएलपीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, वो अगर इजी हो जा रहा है तो इससे एलएलपीज प्रोफेशनल्स की जो अमाउंट है वो भी बढ़ेंगी और इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी हेल्प मिल जाती है, उन्हें भी हेल्प मिलेगी अपनी बिजनेस को, अपने वर्क को प्रॉपर सही तरीके से आगे एग्जीक्यूट करने में। तो ये मेजर अमेंडमेंट हुआ था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 में। ओके, आई होप इट इज वेरी इजी। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करी है और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी आपको बताते जा रही हूँ कि किस टाइप से आपको इन चीजों को याद रखना है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप्स और एलएलपी प्रोफेशनल्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हेल्प के लिए कौन से बिल, कौन से एक्ट में अमेंडमेंट किए गए थे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल में एक्ट्स में अमेंडमेंट किए गए थे इन द ईयर 2021. Okay. Next, Parliament passes Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Amendment Bill. अब इंश्योरेंस के डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी से लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 2021. So the Parliament has passed the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill in the year 2021. अब इसका मेन एक्ट का नाम क्या है? द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। जितने भी अमेंडमेंट्स मैंने आपको इसके पहले भी बताया, जो भी मेजर बिल अमेंडमेंट्स पास हो रहे हैं ये कौन से एक्ट में हो रहे हैं, द रियल एक्ट का जो नाम है वो आपको ईयर वो याद रखना पड़ेगा, ये कौन से ईयर के अमेंडमेंट की बात यहाँ पर चल रही है ना। अब इस बिल में क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे? द बिल सीक्स टू प्रोवाइड डिपॉजिटर्स time bound access to their insured deposit amount in case they are restricted from accessing their bank deposits. अब इंश्योरेंस में जो भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड कस्टमर्स को काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने ही डिपॉजिटेड मनी को निकालने में, एक्सेस करने में। तो इन सब चीजों को इस बिल में सॉल्व किया गया। इस बिल में ये कहा गया कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं उन्हें टाइम बाउंड एक्सेस दिया जाएगा अपने इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट को निकालने के लिए, और अगर कोई बैंक उन्हें ये एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट करती है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये बिल बेसिकली इस रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करता है और कस्टमर्स को टाइम बाउंड एक्सेस दे रहा है अपने इंश्योर डिपॉजिट अमाउंट को एक्सेस करने के लिए, उनको यूज करने के लिए। सेकेंड मेजर जो बात है वो इस बिल में ये कही गई that it provides that the corporation will be liable to pay the insured deposit amount to depositors on an interim basis. यानी एक टाइम फ्रेम बना दिया गया कि जो भी मनी, इंश्योर्ड मनी वो डिपॉजिट कर रहे हैं वो डिपॉजिटर्स को विद इन सम इंटरवल्स, जैसे 3 मंथ या 4 मंथ या फिर 1 ईयर 6 मंथ, वॉट एवर जो भी पार्टीज अग्री कर रहे हैं, तो इंटरिम बेसिस पर उन्हें उनका जो इंश्योर डिपॉजिट अमाउंट है वो उन्हें मिलने लगेगा। The bill mandates the corporation to pay the insured amount to the depositors within 90 days of such liability arises. Secondly, इस बिल में एक मेजर अमेंडमेंट ये हुआ कि ये टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया गया कि कॉर्पोरेशन की जब भी लाइबिलिटी अराइज होती है उन इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट को देने के लिए, यानी जब इसकी मेच्योरिटी डेट आ जाती है, जब कंपनी लायबल होती है अपने इंश्योर्ड मनी को देने के लिए, डिपॉजिटर्स को देने के लिए, तो विद इन 90 डेज उन्हें ये इंश्योर्ड मनी डिपॉजिटर्स को दे देना पड़ेगा। 90 डेज से ज्यादा का टाइम अगर कंपनी लेती है तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट इस बिल में हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो ये हो गया मेजर अमेंडमेंट जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल में ऐड किया गया था। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेजर अमेंडमेंट हुआ था।
इसमें द यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड द सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स ऑफ 1959 in exercise of powers conferred to it under the Supreme Court Judges Salaries and Condition of Service Act 1958। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरीज और कंडीशंस को लेकर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे। The amended rules are called the Supreme Court Judges Amendments Rules 2021। अब इस नाम को, इस अमेंडमेंट वाले न्यू रूल को आपको याद रखना है। जो हमारा प्रीवियस था वो था दिस वन, द सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स ऑफ 1959। इसे चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट रूल्स 2022। ना इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, तो पहला मेजर चेंज हुआ रिगार्डिंग अकोमोडेशन। द सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स हैज बीन अमेंडेड टू एंटाइटल अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस रेंट फ्री टाइप 7 accommodation in Delhi for 6 months from the date of superannuation. The accommodation would be other than the designated official residence। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये अमेंडमेंट किया गया कि जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट के थ्रू फॉर 6 मंथ्स दिल्ली में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये ऑफिशियल जो यानी कि जब वो चीफ जस्टिस थे तब गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें एक एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस रूल में ये चेंज किया गया कि जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो जाते हैं उन्हें 6 मंथ्स के लिए दिल्ली में फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन जहां वो पहले रह रहे थे, जो उनका एक्चुअल होम था, एकोमोडेशन था जब वो चीफ जस्टिस थे, वो सेम हाउस नहीं रहते, उनको सेपरेट दूसरा ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट की डेट के बाद से 6 मंथ का टाइम उन्हें दिया जाएगा, उन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उन्हें घर दे तो उन्हें रेंट देना पड़ेगा, 6 मंथ के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ओनली, सभी जजेस के लिए नहीं है ये कुछ एक दो ट्रिकी पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि आपको आधी चीजें याद रहेगी, आधी चीजों पर फोकस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स तो पूरे कर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स में जो चेंजेस हुए हैं एकोमोडेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए हुए हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए, सभी सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए नहीं। Next is the security cover. A retired Chief Justice and judges of the Supreme Court shall be entitled to a chauffeur, secretariat assistant, and a round-the-clock security cover in addition to his or her personal security guard for a period of 1 year from the date of retirement। अब ये सिक्योरिटी कवर दोनों के लिए है, जजेस के लिए भी और चीफ जस्टिस के लिए भी। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद, यहाँ पे चीजें रिटायरमेंट के बाद की बात होगी, रिटायरमेंट के बाद उन्हें शॉफर और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। उनके अगर कोई पर्सनल सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स हैं उनसे अपार्ट ये तीनों टाइप की सिक्योरिटी उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू दी जाएगी। कितने टाइम पीरियड के लिए दी जाएगी? फॉर द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर बेसिकली याद रखनी है कि किसे दिया जा रहा है ये सुविधा, किन्हें दी जा रही है, और सेकेंडली कितने टाइम के लिए दी जा रही है। जैसे एकोमोडेशन जो है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो 6 मंथ के लिए दिया जा रहा है। किसे दिया जा रहा है? सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस को। लेकिन सिक्योरिटी कवर किसे दिया जा रहा है? सिक्योरिटी कवर दिया जा रहा है चीफ जस्टिस और जजेस दोनों को। कितने टाइम के लिए? 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर? अदर फैसिलिटीज की बात करें तो द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस शुड बी एक्सटेंडेड एज पर प्रोटोकॉल courtesies at ceremonial lounges at airports। अब एयरपोर्ट में भी उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोटोकॉल जो है वो मेंटेन करते हुए उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो भी है एक चीफ जस्टिस की, जजेस की, तो वो उन्हें प्रोवाइड होती रहेगी एट एयरपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि जजेस हैं वो भले ही रिटायर हो गए बट उनकी एक गरिमा, अपनी पोजीशन, अपनी एक रेप्यूटेशन है, तो उस चीज को मेंटेन करते हुए इस प्रोटोकॉल को आगे भी फॉलो किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जजेस, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है,
चीफ जस्टिस और जजेस जो है रिटायरमेंट के बाद भी जो भी सेरेमोनियल कर्टिसीज है एयरपोर्ट में, वो सब चीजें प्रोटोकॉल जो भी पहले फॉलो हो रहे थे वो प्रोटोकॉल सेम फॉलो होंगे आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो ये मेजर अमेंडमेंट्स किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस के लिए। क्लियर? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट हुआ, बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है 2021 का, वो है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि लोकसभा में पास हुआ था। द बिल सीक्स टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। अब इस मैटर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये बिल एक्चुअली है क्या, ये लिस्ट क्या है। पहले जब हम लिस्ट को नहीं समझेंगे तो हमें ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये प्रोविजन भी समझ नहीं आएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन का जो 127th अमेंडमेंट बिल है वो ये कहता है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन लोकसभा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। Now the bill amends the constitution to allow the states and union territories to prepare their own list of socially and economically backward class। यानी जो EBC, ये जो न्यू प्रोविजन ऐड हुआ था उससे रिलेटेड अमेंडमेंट हुए 2021 में ही, कि जो स्टेट है वो अपने अपने स्टेट में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने अपने स्टेट में जितने भी EWS है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, उनकी लिस्ट स्टेट बनाएगी और जो भी यूनियन टेरिटरीज है उनकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये स्पेशली जो पावर्स है वो सेग्रीगेट कर दिए गए बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC ये स्टैब्लिश हुआ था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में। सो 102nd अमेंडमेंट जब हुआ इन 2018, उसमें इस NCBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और साथ ही एम्पावर किया गया एंड एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई द लिस्ट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर ऑल पर्पसेस। ठीक है, जब 102nd अमेंडमेंट 2018 में हुआ जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ये पावर दी गई, ये अथॉरिटी दी गई कि आप जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें एक लिस्ट बनाकर दो जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल हैं। नाउ इस 2021 के बिल में अमेंड किया गया दैट द प्रेसिडेंट में नोटिफाई द लिस्ट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कहा गया कि ये जो लिस्ट बन रही है ये सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही बना सकती है। दिस सेंट्रल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो बिल है, जो लिस्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और वो ही मेंटेन करेगी। फर्दर द बिल इनेबल्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये बिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अपने अपने लिस्ट बनाने के लिए भी एम्पावर कर रही है। So this list must be made by law and may differ from the central list। तो ऐसा हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिस्ट बना रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट जो लिस्ट बना रही है दोनों अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 338B जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है और द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट द NCBC on all major policy matters affecting the socially and economically backward classes। इसलिए NCBC को स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 338B के अंदर कि ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में और स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में, तो इस डिफरेंस को रिमूव करने के लिए ये पावर्स NCBC को दी गई कि ये अब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, इसकी अथॉरिटी है, इनके पास पावर है कि वो अपने एरियाज में जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी लिस्ट NCBC बनाएगी। द बिल exempts स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ देयर लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये बिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एग्जेम्प्ट करती है एक सेपरेट लिस्ट में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए।
नाउ अब इसमें से बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैटर क्लियर हो गया कि ये क्या कौन से चेंजेस हुए 127 अमेंडमेंट में। इसमें जो बिल बनाने की जो लिस्ट बनाने की पावर है वो एनसीबीसी को दी गई। और एनसीबीसी कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये पावर दी गई है 127 अमेंडमेंट के थ्रू, 127 अमेंडमेंट बिल के थ्रू आर्टिकल 338 में। ये कौन सा अमेंडमेंट है, ये है 2018 के अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। क्लियर, ये ट्रिकी पॉइंट्स क्लियर होगी कि क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो सकते हैं कि एनसीपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से ईयर में मिला, कौन से अमेंडमेंट्स के थ्रू मिला, तो वो 102nd अमेंडमेंट के थ्रू एनसीपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो एनसीपीसी का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 338 बी में। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि 102nd अमेंडमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल को अफेक्ट कर रहा है। तो आप करेक्टली बता पाओगे कि ये 338 बी को अफेक्ट कर रहा है। तो दीज वेर सम मेजर अमेंडमेंट्स जो कि 2021 में हुए हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिशियल है और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसी तरह की और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपने क्लैट पीजी प्रिपरेशन के लिए, तो आप अनअकैडमी पे इस अचीवर्स बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये 6 जुलाई से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको 3 बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। मैं प्रियंका सिंह आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। मेरी क्लासेस को आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं एज अ डेमो क्लासेस। ये क्लासेस वीक में 3 डेज होती है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इन द मॉर्निंग 9:30 AM। ओके, आप इन स्पेशल क्लासेस को फ्री में लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इन बैच को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक्चुअली में आपको कितना बेनिफिट होगा। इस कोर्स में आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट भी है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है और साथ ही साथ आपको हर क्लास का पीडीएफ भी जो है अवेलेबल होएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इंफॉर्मेशन को। थैंक यू।